देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बात करूं तो इस बुक में भाई मेरे जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेंगे या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हीं चैप्टरों को करेंगे। वैसे तो मैं आपको भाई मेरे पूरी किताब पढ़ाऊंगा, इस बात को याद जरूर रखिएगा। और इतना तो हम लोग ज़रूर करेंगे कि आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिएगा भाई मेरे, हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही करेंगे। देखिएगा, पहला जो हमारा चैप्टर है भाई, पहला चैप्टर क्या है? संप्रेषण के मूल तत्व बताओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई मेरे, आखिर ये संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भैया विचारों को व्यक्त करता है। यानी संप्रेषण के जरिए हम लोग क्या करते भाई मेरे, अपनी बातों को कहते हैं। यानी जो हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, जैसे हम लोग टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं, ये क्या होता है? यही संप्रेषण होता है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं भाई मेरे, कि जो हम लोग बातचीत करते हैं, क्या करते हैं भाई मेरे, बातचीत जो करते हैं वो संप्रेषण होता है। ठीक है, बातचीत यानी दो व्यक्तियों में, क्या दो व्यक्तियों में जो बातचीत होती है उसी को संप्रेषण कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है, तब हम उसे भाई मेरे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहा जाता है। और एक चीज बताऊं, ये जो संप्रेषण है ये सुबह से लेकर के भाई मेरे शाम तक चलता रहता है। देखा होगा ना कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं उसी समय हम लोग भाई मेरे संप्रेषण यानी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और जब तक सोते नहीं है तब तक हमारा जो संप्रेषण है यानी जो हमारी बातचीत है वो लगातार चलती रहती। देखा होगा ना। और एक बात बताऊं, जो संप्रेषण है ये जन्म के साथ ही शुरू कर देता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे, जैसे भाई मेरे अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा रो करके अपनी बात को संप्रेषित करता है। जैसे मान लो अगर छोटा बच्चा होता है ना, जैसे इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो बच्चा बोलता नहीं, लेकिन वो कैसे बताता है, वो रो करके बता देता है ना। तो उसी प्रकार से जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हम बोल करके अपनी बातों को, अपनी विचारों को किसी दूसरे के सामने जब रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी दूसरे के विचारों को समझते हैं या अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रखते हैं, क्या होता है? यही भैया संप्रेषण होता है। जब दो आदमी आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं या आमने सामने बातचीत करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, संप्रेषण कहा जाता है। अब अगला जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा भाई, संप्रेषण के कौन कौन से रूप हैं, संप्रेषण के रूप बताइए। तो भाई संप्रेषण अगर आप देखोगे ना तो 3-4 प्रकार का संप्रेषण होता। मूल रूप से संप्रेषण 3 प्रकार का है, लेकिन अब 4 प्रकार से संप्रेषण हो गया। संप्रेषण के विविध रूप देखो भाई, संप्रेषण की अगर हम लोग बात करें, संप्रेषण कितने प्रकार से होता है, यानी जो व्यक्ति बातचीत करता है, बातचीत हम लोग कितनी प्रकार से करते हैं और कितने कितने प्रकार की क्या है भाई मेरे, बातचीत की जाती है, और कितने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, संप्रेषण करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई मेरे। अब देखो, संप्रेषण का जो पहला तरीका है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण मतलब समझते हैं, जब हम लोग आमने सामने होकर के किसी से बातचीत करते हैं ना, मौखिक संप्रेषण है। जब व्यक्ति अपने ध्वनि के जरिए, क्या भाई, जब हम लोग भाई मेरे ध्वनि के जरिए, आवाज से और शब्दों के माध्यम से, जब कोई व्यक्ति ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से अपनी बात को कहता है, यही होता भाई मेरे मौखिक संप्रेषण। जैसे हम लोग मोबाइल पर, फोन पर बात नहीं करते हैं, मोबाइल पर हम लोग जो बात करते हैं, कैसा संप्रेषण है भाई मेरे, मौखिक संप्रेषण है ना। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा, मुझसे बातचीत करते हैं, क्या है, मौखिक संप्रेषण है। यानी जिस बातचीत में हम लोग बोल करके, ध्वनियों के जरिए, शब्दों के जरिए और आवाज के माध्यम से जब हम बातचीत करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। यानी इसमें जो व्यक्ति है वो बोल करके अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहा है या लोगों के सामने भाई हम प्रस्तुत करते हैं, यही हमारा मौखिक संप्रेषण है।
अगला होता है भाई मेरे जैसे बातचीत करना। मौखिक संप्रेषण के उदाहरण बता देता हूं, जैसे बातचीत करना, आमने सामने बैठ करके भाषण देना। जिसे आप लोग देखो ना भाई, रैली में जो नेता होता जो भाषण देते हैं, कैसा संप्रेषण है ये भी, कैसे इसको भी बोलते भाई मेरे मौखिक संप्रेषण है। टेलीफोन पर बातचीत करना, जो हम लोग मोबाइल पर बातचीत नहीं करते ना, ये कैसा संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण है। जैसे वाद विवाद करना, जब हम डिबेट करते हैं, किसी से भैया लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कैसा संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। अगला होता है जी मौखिक संप्रेषण की अगर आप देखोगे तो इसमें स्पष्ट संप्रेषण रहता है, तुरंत आमने सामने संप्रेषण होता है भाई मेरे मौखिक संप्रेषण में। अगला संप्रेषण होता है भाई मेरे लिखित संप्रेषण। दूसरा संप्रेषण है भाई मेरे लिखित संप्रेषण। जब हम किसी से जब बातचीत करते हैं ना, लिख करके अपनी बात को दूसरे के सामने रख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी विचारों को लिख करके पेज और पन्ने पर लिख करके जब अपनी बात को हम कहते हैं, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, लिखित संप्रेषण कहा जाता है। जब विचारों और सूचनाओं को लिख करके हम किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो लिखित संप्रेषण है ये सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण है। जैसे अगर आप लोग देखो भाई मेरे, हम लोग लिखित संप्रेषण किस में करते हैं, व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में देखो भाई, व्हाट्सएप में जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे आपने लिखा हेलो, क्या लिखा, आपने लिखा हेलो, उधर से उसका जवाब है हेलो। आपने बोला कैसे हो, उसने बोला मैं ठीक हूं, और फिर आप कैसे हो, तो आपने बोला मैं ठीक हूं। यानी व्हाट्सएप में अगर आप देखोगे तो हम लोग कैसे संप्रेषण करते हैं भाई मेरे, लिख करके संप्रेषण करते हैं ना। उसी प्रकार से जो ईमेल होता है, आप देखो हम लोग भाई मेरे ईमेल करते हैं ना, तो ईमेल कैसा संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है। जैसे हम लोग किसी को चिट्ठी लिखते हैं, देखा पहले के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा भाई ना, लोग एक दूसरे को क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे। तो भाई मेरे जो चिट्ठी लिखी जाती है, जो पत्र लिखा जाता है, जो लेटर लिखा जाता है, कैसा संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण होता है। जब हम लोग लिख करके अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, लिखित संप्रेषण कहा जाता है। यानी हम लोगों ने लिख करके अपनी बात को रखा है या कहा है। ठीक है, अगला लिखित संप्रेषण कौन सा होता है, जैसे किसी को चिट्ठी पत्र लिखना, ईमेल करना, समाचार है, ठीक है, या किसी को रिपोर्ट देना, एक ऐसा संप्रेषण है भाई मेरे, लिखित संप्रेषण है। यानी आपने लिख करके अपनी बात को कहा है। लिखित संप्रेषण की क्या खासियत होती है भाई मेरे, किसमें जो चीजें हम लिख के बातचीत करते हैं ना, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लिखित संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण है। और क्योंकि लिखित संप्रेषण से, जब लिखित संप्रेषण होता भाई बने, तो बाद में कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता इस व्यक्ति ने ऐसी बात नहीं बोली है, क्योंकि लिखी हुई बातों से कोई व्यक्ति मुकर नहीं सकता है या कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। इसलिए जो लिखित संप्रेषण है ये सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण में से माना जाता है। भाई अगला संप्रेषण होता है आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण क्या है, आंगिक संप्रेषण का मतलब होता है भाई मेरे कि जब हम बिना लिखे और बिना बोले किसी से अपनी बात कहते हैं, उसी को आंगिक संप्रेषण बोला जाता है। आंगिक संप्रेषण का मतलब भाई मेरे हाव भाव के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए जब हम अपनी बात को कहते हैं या किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, आंगिक संप्रेषण कहा जाता है। शरीर के जो हमारे पार्ट हैं, जैसे भाई किसी को इशारा करना, जैसे अगर आप लोग देखोगे जो ट्रैफिक हवलदार है वो कैसे अपना हाथ दिखा करके लोगों को बताता कि भाई इधर जाना है, इधर वाले रुक जाओ, इसको क्या बोलते भाई मेरे, आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण क्या है, जिस संप्रेषण यानी जिस बातचीत में शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस संप्रेषण में हम लोग हाव भाव के जरिए, इशारों के जरिए, या जिस संप्रेषण में शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या, जिस संप्रेषण में हम लोग भाई मेरे शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरे आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण क्या, जैसे हाँ में सिर हिलाना। जैसे भाई आपने किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात पूछी है कि आपने खाना खा लिया, भैया आपने हाँ में सिर हिला दिया, इसका मतलब आपने खाना खा लिया। यहाँ तो बोला नहीं गया ना तो कुछ लिखा गया, तो आंगिक संप्रेषण हो गया। जैसे मुस्कुराना, जैसे कई बार
अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना तो उसको देख करके हंस देते हैं या किसी को देख करके मुस्कुरा देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। हाथ के इशारे करना, जो हाथ के इशारे होते हैं यह भी कैसा संप्रेषण है? आंगिक संप्रेषण है। जैसे किसी को आंखों से इशारे करना या आंख मारना या आंखों से किसी को कोई बात कहना या बताना, कैसा संप्रेषण है भाई मेरे? आंगिक संप्रेषण होता है। आंगिक संप्रेषण में बिना लिखे और बिना बोले संप्रेषण किया जाता है। सिर्फ इशारों के जरिए, हाव भाव के जरिए जो संप्रेषण होता है, इसी को हम लोग कैसा संप्रेषण कहते हैं भाई मेरे? आंगिक संप्रेषण होता है। अगला होता है भाई मेरे संचार माध्यम। क्या होते हैं? अगर आप देखोगे आज भाई मेरे संप्रेषण करने का एक नया नया तरीका आ गया है। जैसे सोशल मीडिया, यह भी अपनी बातों का रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। संचार माध्यम क्या है? जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, आज यह भी संचार के सबसे बड़े माध्यम है। भाई कोई भी व्यक्ति रेडियो के जरिए अपनी बात को रख सकता है, टेलीफोन पर जाकर के अपनी बात को रख सकता है, यानी टीवी पर भी रख सकते हैं, रेडियो के जरिए अपनी बात को रख सकते हैं। आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर भी भाई मेरे हम जाकर के, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, इसके माध्यम से भी भाई मेरे हम संप्रेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि ज्यादातर लोग जो है ना भाई सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। आज संप्रेषण करने का एक सशक्त माध्यम या एक बड़ा माध्यम कौन सा बन गया भाई मेरे? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, भाई फेसबुक पर लोग चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यह भी क्या है? संप्रेषण का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। यहां पर भी लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं और यह भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबको बताने जा रहा हूं और कह सकता हूं भाई मेरे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है और आने की मुझे लगता है सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब समझते हो क्या भाई? प्रयोजन का मतलब होता भाई मेरे उद्देश्य। हम लोग बातचीत क्यों करते हैं, हम लोग संप्रेषण क्यों करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे भाई मेरे संप्रेषण का प्रयोजन क्या है। देखो भाई मेरे मनुष्य जो है ना एक सामाजिक प्राणी है और हम लोग बिना बातचीत किए समाज में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और भाई मेरे हम लोगों को तमाम तरह की जरूरतें होती हैं, तमाम तरह की आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए भाई मेरे हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। प्रयोजन का मतलब समझते हैं? प्रयोजन का मतलब समझ लो भैया उद्देश्य, या हम लोग संप्रेषण क्यों करते हैं, इसी को बोलते हैं संप्रेषण का प्रयोजन। संप्रेषण का प्रयोजन का मतलब क्या कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता है। मनुष्य संप्रेषण यानी बातचीत के जरिए ही समाज से जुड़ता है। तो भाई मेरे मनुष्य संप्रेषण क्यों करता है, किस लिए करता है, क्या कारण है? तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, कि मनुष्य जो है वो संप्रेषण क्यों करता है, किस लिए करता है, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि उसे संप्रेषण करना पड़ता है। तो भाई मेरे मनुष्य बिना संप्रेषण के जरिए रह नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग भैया संप्रेषण क्यों करते हैं, बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भाई मेरे संप्रेषण किया जाता है। आप सबको पता होगा कि हम लोगों को बहुत सारे काम करना, जैसे हम लोगों को खाना है, पीना है, रहना है, इसके लिए भाई मेरे हम लोग संप्रेषण करते हैं ना। हम लोग संप्रेषण क्यों करते हैं? जैसे मान लो भाई मुझे आप लोगों से काम है तो भाई मैं आपसे बातचीत करता हूं, और हम लोग काम के लिए, जैसे मान लो आपको खाना खाना है तो भाई आप अपनी मम्मी से बोलोगे ना कि मम्मी खाना दे दो, तो क्या है यानी हम आपको जरूरत है खाने की ना, तो आप मम्मी से बोल रहे हो खाना दे दो, तो मम्मी से आपने जो अपना खाना मांगा क्या है, यही हो गया भाई मेरे संप्रेषण। यानी हम लोग अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है भाई मेरे संप्रेषण करता है। जैसे खाना है, पीना है, कहीं आना है, जाना है, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे संप्रेषण करते हैं। अब जैसे मान लो कि तुमको कहीं जाना है भाई, अगर तुमको नहीं पता है कैसे जाना है तो तुम किसी से पूछोगे ना, तो बिना पूछे तो जाओगे नहीं, तो जब किसी से पूछोगे तो क्या हो जाएगा, संप्रेषण हो गया। तो संप्रेषण का प्रयोजन क्या क्यों होता भाई, हम लोग संप्रेषण क्यों करते हैं? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है भाई मेरे संप्रेषण करता है, बातचीत करता है। अगला क्या है, व्यक्तिगत संबंध। भाई मेरे
हम अपने संबंधों को बनाने के लिए जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि भाई आप कैसे हैं। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो भाई मेरे हम लोग बातचीत करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो व्यक्ति जो है अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है भाई मेरे? बातचीत करता है ना। जैसे आपकी मम्मी है, पापा है, बुआ है, मामा है, मौसी है, आप लोग इन लोगों से बातचीत करते हैं ना। क्यों बातचीत करते हैं भाई मेरे? हम लोग इन लोगों से इसलिए संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं क्योंकि हम लोग इनसे व्यक्तिगत संबंध, तो कह सकते हैं भाई मेरे जो मनुष्य है वह अपने व्यक्तिगत संबंधों को बनाने के लिए क्या करता है? संप्रेषण करता है। समझ लो, यानी हमारा जो रिलेशन है वह किसी के साथ अच्छा रहे या अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए भाई मेरे हम लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो भाई मेरे हमारा संबंध अच्छा रहे इसलिए संप्रेषण होता है। अगला भाई सूचना पाने के लिए, जैसे भाई हम लोगों को कोई सूचना लेनी है, जैसे आप लोग मेरे पास फोन करते हो कि भाई मेरे इग्नू में रजिस्ट्रेशन हो रहा कि नहीं हो रहा है, इग्नू का मान लीजिए अगला एग्जाम की, जैसे मान लो आप लोग ना मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई फलानी क्लास कब होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई व्यक्ति सूचना पाने के लिए संप्रेषण करता है। जैसे आपको कोई जानकारी लेनी है तो भाई आप लोग बातचीत करोगे ना। जैसे मान लीजिए भाई आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो भाई आप रेलवे में जाकर के पूछोगे ना कि भाई फला ये जो ट्रेन है कितने बजे आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। तो व्यक्ति जो है सूचना पाने के लिए संप्रेषण करता है। यानी इंसान को तरह तरह की सूचनाएं चाहिए, तरह तरह की जानकारी चाहिए, इसलिए भाई मेरे हम लोग सूचना पाने के लिए क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। जैसे भाई हमें किसी को सूचना देना है, जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोला कि पापा आएंगे तो उनको एक काम बता देना, तो भाई मेरे मम्मी ने जो आपको काम बताया है कि पापा को बता देना, तो आपने जो बताया क्या? सूचना लेने के लिए या सूचना देने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। तो मनुष्य को तरह तरह की सूचनाएं चाहिए, तरह तरह की जानकारी चाहिए, इसलिए जो मनुष्य है वो क्या करता है भाई मेरे? संप्रेषण करता है। हमें कई प्रकार की जानकारी चाहिए, कई प्रकार की सूचना चाहिए, कई प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अब जैसे हमें कहीं आना है, जाना है, तो भाई हम जानकारी लेते हैं ना कि वहां कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। तो सूचना पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। अगला भाई मेरे बातचीत करने के लिए, आदमी सबसे ज्यादा जो संप्रेषण करता भाई मेरे बातचीत करने के लिए करता है। हम लोग किस लिए संप्रेषण करते हैं? क्योंकि भाई मेरे बातचीत करना है। जैसे हम गप्पबाजी मारते हैं या दोस्तों के साथ जो बातचीत करते हैं, तो मनुष्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण का सहारा लेता है। और मनुष्य जो है वो बातचीत करने के लिए क्या करता भाई मेरे? संप्रेषण करता है। और संप्रेषण के जरिए भाई मेरे तो मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रख सकता है। किसी दूसरे के विचारों को भाई मेरे हम संप्रेषण के जरिए ही जान सकते हैं। भाई किसी के मन में हमारे प्रति प्यार है, किसी के मन में भैया हमारे प्रति मोहब्बत है, किसी के मन में हमारे प्रति नफरत है। इन चीजों को हम कैसे समझेंगे? भाई संप्रेषण के जरिए तो समझ सकते हैं। तो मनुष्य आपस में बातचीत करने के उद्देश्य से क्या करता भाई मेरे? संप्रेषण करता है। अगला क्या? आग्रह करने के लिए। अब जैसे आपको किसी से कोई चीज मांगनी है तो उससे संप्रेषण करना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो कि आपको अपने पड़ोसी से कोई सामान मांगना है तो भाई आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। भैया बिना रिक्वेस्ट किए तो कोई अपना सामान तो देगा नहीं। तो भाई मेरे हम लोग संप्रेषण क्यों करते हैं? क्योंकि आग्रह करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग देखोगे जैसे प्रचार वाले लोग हैं, जैसे कोई साबुन बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो क्या करेगा भाई? संप्रेषण करता ना। अगर आप लोग देखोगे जैसे मान लो कोई सब्जी बेचने वाला चिल्लाता ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, भाई वो क्या कर रहा? संप्रेषण कर रहा है ना, बोल रहा है ना, बातचीत कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर हमें आग्रह करना, किसी से रिक्वेस्ट करना है, किसी से अगर हमें कुछ पाना है या किसी से हमें कुछ लेना है, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे? संप्रेषण करते हैं। तो मनुष्य संप्रेषण क्यों करता है? क्योंकि उसको रिक्वेस्ट करना है या किसी से उसको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, या जैसे आप कोई सामान अपना बेच रहे हैं तो भाई आपको संप्रेषण करना पड़ेगा ना। देखो दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, जैसे आप किसी शॉप पर गए तो भाई दुकानदार आपसे बहुत सारी बातचीत करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट करता है भैया मेरा सामान खरीद लो। तो आग्रह करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, या हमें कुछ पाना है, हम इसलिए संप्रेषण करते हैं। हम किसी को भाई हम किसी से प्यार करते हैं, प्यार जताने के लिए भाई व्यक्ति क्या करता? संप्रेषण करता, बातचीत करता ना। तो आग्रह करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे? संप्रेषण करते हैं। अगला क्या? मनोरंजन।
मनुष्य को मनोरंजन की भी भाई मेरे बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अगर आप देखोगे हमको हंसना है, हम मनुष्य के जीवन में कभी दुख है कभी सुख है, तो मनुष्य देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, टीवी देखते हैं ना, हम लोग फिल्में देखते हैं ना, हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, बातचीत करते हैं ना। तो मनुष्य जो है मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए भी क्या करता है भाई मेरे, संप्रेषण करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, कि अगर हमें मनोरंजन करना है, अगर हमें अपना मन बहलाना है, तभी हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं। तो कुछ लोग मनोरंजन के लिए भाई मेरे पढ़ते भी हैं, जैसे हम लोग पढ़ते, जिसे आपको मनोरंजन के लिए आपने कोई कॉमेडी सीरियल देखने लग गए, ठीक है, या आप टीवी देखने लग गए, तो भाई मनोरंजन के उद्देश्य से भी व्यक्ति क्या करता है, संप्रेषण करता है। तो मुझे लगता है कि भाई मेरे जो संप्रेषण का प्रयोजन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि संप्रेषण का प्रयोजन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, संप्रेषण की प्रक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और ये आपके एग्जाम में भाई मेरे आ सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या, किस प्रक्रिया मतलब कि संप्रेषण जो है किस प्रकार से चलता है। देखिएगा भाई मेरे, संप्रेषण कैसे होता है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है ना कैसे चलती है, अगर बता दूं संप्रेषण कैसे चलता है। जैसे भाई मान लो कि मेरे पास कोई संदेश है, क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई संदेश है, ठीक है, उस संदेश को मैं अगर आपके पास भेजूंगा तो मैं क्या होगा भाई, प्रेषक। मेरे पास एक संदेश है, तो भाई मैं उस संदेश को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो संदेश को मैं भेजूंगा तो मैं हो गया प्रेषक। आप संदेश को प्राप्त करेंगे तो भाई आप हो गए प्राप्तकर्ता। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है भाई मेरे, संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक तो होता भाई मेरे प्रेषक, ठीक है, और एक होता प्राप्तकर्ता। सबसे पहले छोटी सी कैसे हुई, जिसे मान लो प्राप्तकर्ता, यानी क्या, प्रेषक यानी जो संदेश भेज रहा है, और प्राप्तकर्ता यानी जो संदेश प्राप्त कर रहा है। इन दोनों के बीच में भैया संदेश का आदान प्रदान होता है। ऐसे ही संप्रेषण की प्रक्रिया चलती, कैसे चलती भाई मेरे संप्रेषण की प्रक्रिया। जैसे मान लो ये सर्कल है, गोला है, ठीक है, ये सर्कल मान लिया, यानी यहां पर है भाई मेरे प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है कि भाई मेरे संदेश भेजने वाला, ठीक है, और यहां पर है भाई मेरे प्राप्तकर्ता। क्या है, प्राप्तकर्ता, यानी क्या हो गया, संदेश प्राप्त करने वाला। क्या हो गया, संदेश प्राप्त करने वाला। इन दोनों के बीच में क्या चलता है, इन दोनों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान होता है। जैसे प्रेषक ने संदेश भेजा, हेलो कैसे हो, संदेश इसको मिला, इसने भैया संदेश को सुना, तो फिर दोबारा फिर संदेश भेजेगा, मैं ठीक हूं। फिर प्रेषक फिर पूछेगा घर पे सब कैसे हैं, संदेश फिर गया, फिर प्राप्तकर्ता फिर संदेश बताएगा कि भैया मेरे घर पर से सब ठीक हैं, आपके घर पर लोग कैसे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं भाई मेरे कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, जो संप्रेषण का प्रोसेस है, वो इस प्रकार से लगभग चलता है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं भाई मेरे संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे चलती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अगर आप देखोगे ना, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण भाई कैसे चलता है। संप्रेषण में सबसे पहला होता है भैया संदेश, इंपॉर्टेंट संदेश ही है। संदेश को कह सकते भैया जो भेजने वाला संदेश, संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में जो पूरा प्रोसेस चलता है, यही भरे संप्रेषण की प्रक्रिया है। अब जैसे संप्रेषण क्या है, जैसे भाई मान लो कि आप हैं और मैं हूं, मेरे पास एक संदेश है, ठीक है, और मैं भेजने वाला हूं, तो हो गया भाई मेरे कि मैं वक्ता हो गया। मैं प्रेषक या मैं वक्ता हूं, और मैं एक संदेश तुम्हारे पास भेजूंगा, तो तुम क्या हो गए, तुम हो गए भैया प्राप्तकर्ता। तुम मेरा संदेश को रिसीव करोगे और तुम क्या करोगे, फिर प्रतिक्रिया दोगे। जैसे मैंने संदेश भेजा, हेलो आप कैसे हैं, तो मेरा संदेश आपके पास गया, आपने सुना कि हेलो आप कैसे हैं, तो भाई दूसरे व्यक्ति जिसने सुना उसने संदेश को लिया और उसने फिर जवाब दिया मैं ठीक हूं, यानी उसने संदेश को प्राप्त किया, फिर उसने क्या किया, प्रतिक्रिया, यानी अगला संदेश भेजा, प्रतिक्रिया यानी उसने रिस्पॉन्स किया कि भाई मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो, फिर मैं बोलूंगा कि भाई मैं ठीक हूं और आप कैसा चल रहा। तो इस प्रकार से कह सकते भाई मेरे संप्रेषण की जो प्रक्रिया है ना, लगभग इस प्रकार से चलती रहती है। जैसे एक सरगोला है ना, यहां पर समझ लो संदेश भेजने वाला यहां पर है, यहां पर संदेश प्राप्त करने वाला है, और इन दोनों के बीच में कह सकते कि भाई मेरे
संदेश लगातार चलते रहते हैं ना, संदेश लगातार चल रहे हैं। यहां पर है संदेश भेजने वाला है, बोल रहा है हेलो कैसे हो, इसने बोला हाँ मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो। इन दोनों के बीच में क्या भाई, लगातार जो संदेश हैं उन संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। अब संप्रेषण की प्रक्रिया को और बता देता हूं। जैसे भाई मान लो दो लोग मोबाइल पर बातचीत करते हैं, जैसे दो आदमी हैं, ये दो व्यक्ति हैं और इनके बीच में एक मोबाइल है, ये दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, हेलो कैसे हो, मैं ठीक हूं। ये क्या है, यानी इन दोनों में क्या चल रही, संप्रेषण की प्रक्रिया इस प्रकार से चलती भाई मेरे। संप्रेषण की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से चलती है। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में जैसे संदेश इंपॉर्टेंट है, संदेश भेजने वाला, फिर एक माध्यम भी होता है जिसके जरिए हम संदेश भेजते हैं, माध्यम भी होता है। जिसे मोबाइल में जब बातचीत तो मोबाइल माध्यम है, फिर संदेश को प्राप्त करेगा जो व्यक्ति, संदेश को प्राप्त करेगा और फिर संदेश को प्राप्त करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो इस प्रकार से कहते हैं भाई मेरे संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे पास भैया कोई स्रोत है या कोई संदेश है, संदेश भेजना है और फिर तुम हो गए भाई मेरे वक्ता, तुम उसको बोल करके संदेश भेजोगे। फिर आपका संदेश जो है वो संदेश लिखित या मौखिक जैसा है वो संदेश आगे जाएगा और संदेश भैया किसी माध्यम से जाएगा। जैसे आपने लिख करके संदेश भेजा, आपने मोबाइल के जरिए संदेश भेजा, तो इस माध्यम से आपका संदेश किसी दूसरे व्यक्ति पर जाएगा। फिर आपके संदेश को अगला व्यक्ति प्राप्त करेगा, फिर उस संदेश को प्राप्त करने के बाद संदेश को पढ़ेगा और फिर आपको प्रतिक्रिया देगा, संदेश का रिप्लाई देगा। इस प्रकार से कह सकते कि भाई मेरे हमारी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, जो संप्रेषण का प्रोसेस है वो भाई मेरे इस प्रकार से चलता रहता है, संप्रेषण की प्रक्रिया। अब जैसे मैं बता देता हूं, जैसे समझ लो भाई मेरे सर्कल गोला है, ठीक है, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। ये डायग्राम बुक में बना देना जो मैं आपको बना के बता रहा हूं। यहां लिखो संदेश और यहां लिखो संदेश। यहां पर है भैया संदेश भेजने वाला, यहां पर है संदेश प्राप्त करने वाला। इसने संदेश भेजा, संदेश आया और फिर इसने संदेश को प्राप्त किया, संदेश प्राप्त किया और फिर इसने संदेश भेजा, फिर इसको संदेश मिला। तो इस प्रकार से कह सकते भाई लगातार, जिसे मोबाइल पर लगातार बातचीत नहीं चलती है, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते कि भाई ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है या जो बातचीत की प्रक्रिया है यह लगातार भाई मेरे क्या है, चलती रहती है। और ये जब तक बातचीत होती, संप्रेषण हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया, मुझे लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप लोग भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिए जो मैं समझा रहा हूं। अगर आप लोग समझ लोगे ना तो एग्जाम में आपको लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा को बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगा भाई मेरे उच्चारित भाषा आखिर क्या होती है, और उच्चारित भाषा और लिखित भाषा को दोनों को पूछेगा, ठीक है। तो दोनों को बता देना, मैं दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को उच्चारित भाषा बताता हूं। उच्चारित भाषा वह भाषा होती है जब हम बोल करके अपनी बातों को लिखते हैं, यानी मौखिक भाषा को ही उच्चारित भाषा कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि भाई मेरे जो मौखिक भाषा होती है ना, मौखिक भाषा को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, उच्चारित भाषा कहते हैं, ठीक है। उच्चारित भाषा वह भाषा है जब कोई इंसान बोल करके अपनी बात को रखता है, वही उच्चारित भाषा है। दो या दो व्यक्तियों में, अगर आप देखोगे जब दो या दो व्यक्तियों में आमने सामने या फोन पर जो बातचीत होती है, उच्चारित भाषा है। जब भाई मेरे हम लोग बोल करके, उच्चारण करके जब किसी से बातचीत करते हैं, वह उच्चारित भाषा है। उच्चारित भाषा का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति बोल करके, ध्वनि के जरिए, शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए जब कोई बोल करके अपनी बातचीत को कहता है, वही भाई होती है उच्चारित भाषा। उच्चारित भाषा क्या होती है, अगर उच्चारित भाषा की बात करूं तो भाई मेरे जो उच्चारित भाषा ना, ये भाषा बचपन से ही हम लोग इसको सीख लेते भाई मेरे उच्चारित भाषा को सीखने के लिए कभी स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। आदमी जो है ना, इंसान जो है ना, अपने आसपास उच्चारित भाषा को सीख लेता घर परिवार में। अरे आप बात करोगे भाई मेरे कि मम्मी जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को भाई मेरे हर कोई आदमी सिखा देता ना, बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, भैया बोलो, दीदी बोलो। तो भाई मेरे जो आदमी होता ना, उच्चारित भाषा को हम लोग ना अपने आसपास के वातावरण में ही सीख लेते हैं। उच्चारित भाषा को सीखने के लिए हमें स्कूल कॉलेज जाना नहीं पड़ता है।
जैसे भाई मेरे मान लो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को उसके घर वाले ही सिखा देंगे, बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, दीदी बोलो, बुआ बोलो, ठीक है क्या है। यानी व्यक्ति उच्चारित भाषा को बचपन से ही सीख लेता है, और उच्चारित भाषा को सीखने के लिए हमें कहीं विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। उच्चारित भाषा जो है इसको हम लोग अपने घर परिवार में, गली मोहल्ले में सीख लेते हैं उच्चारित भाषा को। उच्चारित भाषा जो होती है, अगर मैं उच्चारित भाषा की बात करूं, इस भाषा को सीखने के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आसान तरीके से, यह बहुत इजी तरीके से भाई मेरे हम लोग क्या कर लेते हैं, उच्चारित भाषा को सीख लेते हैं। दूसरा क्या है, उच्चारित भाषा सामाजिक वातावरण पर आधारित होती है। दूसरी विशेषता क्या भाई मेरे, जो उच्चारित भाषा है ना, ये सामाजिक वातावरण पर है। जैसा समाज होता वैसी भैया हमारी उच्चारित भाषा होती। देखोगे ना भाई, हर जगह उच्चारित भाषा अलग है ना भाई। महाराष्ट्र की उच्चारित भाषा मराठी है, बंगाल की उच्चारित भाषा बंगाली है, असम की उच्चारित भाषा असमिया है। तो जैसा हमारा समाज होता है वैसी हमारी उच्चारित भाषा होती है। उच्चारित भाषा में भाई मेरे, जिस भाषा में आवाज के जरिए, लय के जरिए, गति के जरिए या उच्चारण के जरिए जिस भाषा में बात की जाती है वह होती है भाई मेरे उच्चारित भाषा। उच्चारित भाषा में हम लोग शब्दों के जरिए, उच्चारित भाषा में किसके जरिए भाई, शब्दों के जरिए, लय के जरिए, ठीक है, ध्वनि के जरिए, ठीक है, और गति के जरिए उच्चारण किया जाता है। यानी उच्चारित भाषा में जिसमें हम उच्चारण करते हैं, उच्चारित भाषा वह जिसमें हम शब्दों का, ध्वनियों का, उच्चारण का, आवाज का प्रयोग होता है, वो उच्चारित भाषा है। जिस भाषा में आवाज है, जिस भाषा में ध्वनि है, जिस भाषा में उच्चारण है, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चारित भाषा बोलते हैं। यानी उच्चारित भाषा को बोलने के लिए हम लोगों को भाई अपने मुख विकारों का प्रयोग करना पड़ता है। उच्चारित भाषा मुंह से बोली जाती है, मुंह की ध्वनियों से बोली जाती है, मुंह के स्वर से बोली जाती है, और मुंह से जो आवाज निकलती है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, उच्चारित भाषा बोलते हैं। उच्चारित भाषा क्या है, क्षण भर की होती है भाई मेरे। उच्चारित भाषा कोई अस्थायी भाषा नहीं है। उच्चारित भाषा को करने के लिए व्यक्ति का सामने होना बहुत जरूरी है। उच्चारित भाषा कौन करता है, जब हम लोग आमने सामने होते एक दूसरे के सामने, तब भाई मेरे हम लोग उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हैं। उच्चारित भाषा का प्रयोग हम लोग कब करते हैं भाई मेरे, जब आमने सामने बैठा है आदमी, तभी हम लोग क्या करते हैं, उच्चारित भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उच्चारित भाषा जो है, उच्चारित भाषा में भाई मेरे हम लोग हाव भाव, चेहरे का, इशारों का कि कई बार मदद करते हैं। जैसे कोई उच्चारित भाषा, जैसे आप देखोगे, जैसे नेता लोग अगर बोलता है ना, रैली में अगर कोई नेता बोल रहा है तो भाई अपने हाथों के इशारे भी करता है। अगर आप लोग देखोगे, अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है या कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने के साथ भाई मेरे वो अपने हाथ भी हिलाता है। यानी उच्चारित भाषा हम जब भी बोलते हैं तब हम अपने हाथों को हिलाते हैं। जैसे नेता भाषण देता है, उच्चारित भाषा है। हम लोग जब आमने सामने बैठ करके बातचीत करते, उच्चारित भाषा है। जब हम मोबाइल पर बातचीत करते, उच्चारित भाषा है। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, उच्चारित भाषा है। यही भैया उच्चारित भाषा होती है। उच्चारित भाषा क्या है, उच्चारित भाषा भैया वक्ता या वक्ता के जरिए बोला जाता है, श्रोता इसको सुनता है। उच्चारित भाषा में बातचीत होता है, संवाद किया जाता है। उच्चारित भाषा भैया आम बोलचाल की भाषा हो सकती है। उच्चारित भाषा जो है कठोर नहीं होती है। उच्चारित भाषा आसानी से सीखी जा सकती है, और कोई भी आदमी कह सकते हैं उच्चारित भाषा को अपने घर के आसपास, गली मोहल्लों में, आस पड़ोस में उच्चारित भाषा को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, आसानी तरीके से या सहज तरीके से उच्चारित भाषा को सीखा जा सकता है। ठीक है। उच्चारित भाषा में ध्वनि, स्वर होता है, ध्वनि होती है, लय होता है और आवाज होती है। उच्चारित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, आवाज का प्रयोग होता है और उच्चारण का प्रयोग किया जाता है भाई मेरे उच्चारित भाषा में। उच्चारित भाषा स्थानीय बोली पर आधारित हो सकती है। यानी कोई व्यक्ति अगर उच्चारित भाषा बोल रहा हो सकता भाई वो लोकल लैंग्वेज हो। उच्चारित भाषा में हम तुरंत किसी बातों को, और उच्चारित भाषा भैया कोई भी आदमी सीख लेता है। अनपढ़ आदमी भी भाई मेरे उच्चारित भाषा बोल सकता है। यानी उच्चारित भाषा को सीखने के लिए हमें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है।
स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति उच्चारित भाषा को आसानी से सीख सकता है। समझ रहे हो, ये उच्चारित भाषा है। और उच्चारित भाषा को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिख करके आना जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, उच्चारित भाषा के बाद मैं आप सबको बताऊंगा भाई मेरे लिखित भाषा क्या है क्योंकि मुझे लगता है लिखित भाषा को लेकर के भी भाई मेरे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम लिख करके अपनी बातचीत को कहते हो भाई मेरे लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा में दृश्य होते हैं और इसका प्रयोग अस्थाई भाषा के रूप में माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है तो भाई मेरे वह लिखित भाषा होती है। जब हम लोग लिख करके अपनी बातचीत को कहते हैं लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा कैसी भाषा है भैया? लिखित भाषा को कृत्रिम भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम भाषा या कृत्रिम रूप है। लिखित भाषा स्वाभाविक रूप से नहीं आती है भाई मेरे, इसे सीखना पड़ता है। लिखित भाषा की सबसे बड़ी खासियत यही है भाई मेरे कि लिखित भाषा को हमको सीखना पड़ता है। लिखित भाषा को सीखने के लिए हमको भैया स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। मौखिक भाषा तो व्यक्ति आसानी से सीख जाता है, घर आस पड़ोस में सीख लेता है, लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए भाई मेरे हम लोगों को स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। लिखित भाषा को सीखने के लिए भाई हमको प्रयत्न करना पड़ता है। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा को भाई मेरे दृश्य रूप की भाषा है। क्या? दृश्य भाषा है। लिखित भाषा जो है यह आंखों से पढ़ी जा सकती है, ना कि कानों से सुनी जाती है। यानी लिखित भाषा जो होती है भैया दिखाई देती है। लिखित भाषा को हम देख करके पढ़ते हैं। लिखित भाषा कानों से सुनाई नहीं देती भैया। जो उच्चारित भाषा है उसको हम कानों से सुनते हैं और लिखित भाषा को भाई मेरे आंखों से देख करके पढ़ी जाती है। तो लिखित भाषा क्या है? जिसको भाई मेरे हम लोग आंखों से देख करके पढ़ सकते हैं, वह क्या उनसी भाषा भाई मेरे लिखित भाषा है। तो लिखित भाषा दृश्य रूप में होती है। लिखित भाषा में अक्षरों का प्रयोग होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगर आप देखो लिखित भाषा में भैया हम लोग क्या करते हैं? अक्षर, शब्द, विराम चिन्ह इनका प्रयोग किया जाता है। भाई मेरे जो हमारी लिखित भाषा होती है उसमें क्या होती है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं इसको लिखने में भाई ना। जैसे भाई मेरे जैसे मैंने लिखा का, खा, गा। जब मैं लिख रहा हूं राम, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा मोहन, क्या है? ये लिखित भाषा है ना। तो लिखित भाषा में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं भाई? अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिखित भाषा में हम किसका प्रयोग करते हैं भाई मेरे? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जो लिखित भाषा है इस या पेन पेपर पर लिखी जाती भाई मेरे। लिखित भाषा कहां पर हम लिखते हैं भाई? इसके लिए पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है, यानी पेन की जरूरत पड़ती है। पेपर यानी किसी कागज पर लिखी जाती भाई मेरे लिखित भाषा ना। भाई लिखित भाषा के लिए पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, कागज होना चाहिए जिस पर लिखित भाषा को लिखा जाता है। लिखित भाषा जो है इसमें अगर आप लोग देखोगे ना, यह भैया औपचारिक भाषा है। लिखित भाषा में व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। यानी लिखित भाषा जो भाई क्या होती है? व्याकरण निष्ठ होती है। लिखित भाषा में हम लोग संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, इसका बहुत तरीके से ख्याल रखा जाता है। लिखित भाषा जो होती है व्याकरण निष्ठ भाषा है। यानी लिखित भाषा में भाई मेरे व्याकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब लिखित भाषा लिखता है तो वह व्याकरण का खास तौर से ख्याल बहुत ज्यादा रखता है कि व्याकरण सही होनी चाहिए। लिखित भाषा में लिखित भाषा जो होती है यह लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। जैसे भाई किसी ने कोई चीज लिख करके रख लिया है, भाई लंबे समय तक उसको रख सकता है ना। तो लिखित भाषा को हम लोग क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक उसको सेव करके या बचा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? लिखित भाषा को सुरक्षित रखा जाता भाई मेरे। ऐसा नहीं कि आज लिख दिया तो बाद में मिट जाएगा। देखो आप सबकी जो किताबें हैं, जो बुकें हैं इग्नू में आपको मिलती हैं, तो इग्नू में जो बुकें मिली कैसी हैं भाई? लिखित भाषा में है ना। तो लिखित भाषा क्या होती है भाई मेरे? अस्थाई है, परमानेंट है। और भाई मेरे लिखित भाषा में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ लिख दिया तो बाद में वो मुकर नहीं सकता है, हट नहीं सकता है भैया। उच्चारित भाषा तो सुन लिया, बाद में व्यक्ति बोलने वाला तो मना कर देगा कि मैंने ये नहीं बोला, लेकिन लिखित भाषा जो होती है ना ये बहुत प्रमाणिक भाषा है। और हमारा जो समाज है, समाज भाई मेरे लिखित भाषा को ही अधिक महत्व देता है।
क्या है भाई मेरे, जो हमारी सोसाइटी होती, जो हमारा समाज होता है, वह भाई मेरे लिखित भाषा को ही अधिक महत्व देता है। उच्चारित भाषा को लोग अधिक महत्व नहीं देते। आदमी कहता भाई ना, सुनी सुनाई बातों पर हम भरोसा नहीं करते हैं, लिख करके लाओ ना। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में भैया मान लो अगर किसी को भैया घर खरीदना है तो लिख करके लिखवाता है ना। अगर कोई पुख्ता काम है तो उसमें लिखा पढ़ी जरूर होती भाई मेरे। इसलिए कह सकते जो समाज है वह लिखित भाषा पर अधिक विश्वास करता है। या अधिक विश्वास के लायक कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है, जिसमें बातें लिखी गई हैं। उच्चारित भाषा पर कह सकते कि हमारा जो समाज है वह अधिक विश्वास नहीं करता है, क्योंकि हमारे समाज के लोग कहते भाई सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। देखा होगा ना कि आदमी अगर आप किसी से बहस करोगे ना तो आदमी बोलेगा तुम लिख करके दे सकते हो क्या? कहने का मतलब क्या है? जब कोई आदमी किसी से बहस करता हो, आदमी कह रहा है कि भैया क्या तुम लिख करके दे सकते हो, इसका मतलब क्या है कि लिखित भाषा को हमारा समाज जो है अधिक महत्व देता है, उच्चारित भाषा को समाज में अधिक महत्व नहीं है। लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए भाई मेरे स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है और इसको सीखना पड़ता है। लेकिन जो उच्चारित भाषा है उसको भैया प्रयत्न ज्यादा नहीं करना पड़ता है। हम लोग अपने घर परिवार में आस पड़ोस में ही उच्चारित भाषा को सीख लेते हैं, ठीक है। और भाई मेरे पूरी दुनिया में सबसे पहले उच्चारित भाषा आई है। सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? सबसे पहले उच्चारित भाषा आई है और फिर बाद में लिखित भाषा आई है। बाद में कौन सी भाषा है? लिखित। और एक बात बता दूं, कविता हो, कहानी हो, जो साहित्य लिखा जाता है वो भाई मेरे लिखित भाषा में लिखा जाता है। साहित्यिक रचनाएं जो की जाती लिखित भाषा में की जाती हैं। भाई मेरे कोई भी साहित्य आज तक उच्चारित भाषा में नहीं किया गया है। तो भाई साहित्य की भाषा कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। आप किसी भी समाज की या किसी भी देश की कल्पना नहीं कर सकते जहां पर किताबें पेन पेपर ना हो। यानी लिखित भाषा का जो है वो बहुत अधिक महत्व है और ये बहुत महत्वपूर्ण भाषा इसको हम लोग माना जाता भाई मेरे जो है लिखित भाषा है। और एक बात करूं, जब एग्जाम में आपसे पूछे लिखित भाषा और उच्चारित भाषा आ जाए, दोनों को इकट्ठा पूछ ले तो दोनों को भी आप लोग लिख सकते। मैंने दोनों के बारे में बता दिया ना भाई, लिखित भाषा क्या, उच्चारित भाषा क्या है। और जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले लिखित भाषा और उच्चारित भाषा की विशेषता बताओ, तो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना यही आपको लिख करके आना। तो मैंने उच्चारित भी बताया, लिखित भी बताया, दोनों को आप दोनों को लिख देना, ठीक है। और आपका क्वेश्चन बन जाएगा भाई मेरे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में आ ही गया कि उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताइए, या उच्चारित भाषा के प्रकार बताओ, लिखित भाषा के प्रकार बताओ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो इसका मतलब लिखित और उच्चारित भाषा पूछ रहा है, ठीक है। उसी के बारे में आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और मैं कह सकता हूं उच्चारित और लिखित भाषा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। इसी में क्वेश्चन एक आपसे पूछा जा सकता है, बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। यानी लिप्यांकन का मतलब समझते हो, जो हम लोग भाषा बोलते हैं ना, जब उसी भाषा को लिखते हैं जिसको बोला जाता भाई मेरे बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। यानी भाषा का वास्तविक, जीवंत और अनौपचारिक शैली को बनाए रखते हुए लिखना। यानी जब हम भाषा में किसी मुहावरे का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते भैया लिप्यांकन। जैसे मैंने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अगर आपने इसको लिख दिया तो इसके आपने क्या कर दिया, बोलचाल की भाषा का भैया लिप्यांकन कर दिया। जैसे मैंने बोला जिसकी भाषी उठकी उसकी, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आपने उसको लिख दिया, ये लिप्यांकन है बोलचाल की भाषा का। जैसे मैंने बोला 100 यानी एक अनार 100 बीमार, और आपने इसको लिख दिया, क्या है, यही भाई मेरे है बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। कहने का मतलब है क्या है कि भाषा कृत्रिम या सजावटी नहीं होती है, बिल्कुल आम भाषा होती। भाई मेरे कोई भी भाषा जो होती ना आम भाषा होती, कोई भी भाषा बहुत ज्यादा सजावटी नहीं होती, बताता है। जैसे भाषा की बात करूं, जैसे मैंने भाषा में बोला क्या कर रहा है, अरे वाह तू किधर गया, जैसे भाव भाषा में बोले जाते हैं। जैसे मैंने बोला भाई, जैसे हम लोग तो बोलचाल में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तू किधर गया। तो इन चीजों को जब हम लोग लिखते हैं उसी को बोलते हैं भाई मेरे बोलचाल की भाषा में लिप्यांकन। जैसे कितनी बार कहा तुमसे, तुझे तो गुस्सा आ गया, इसी को लिखते हैं। अब जैसे बोलचाल की भाषा के लिप्यांकन क्या है, जैसे पैर पटकते हुए भागा। आप लोग देखोगे ना जैसे फिल्मों में डायलॉग वायलॉग लिख जाते, बोला जाता भाई ने
कि पैर पटकते हुए भागा। ये क्या चीज है? इसमें बोला जा रहा है ना कि ये ऐसा नहीं कोई व्यक्ति पैर पटक के सच में भागा हो, लेकिन बोलने में तो हम ऐसा बोलते भैया पैर पटकते हुए भागा ना। जैसे उन्होंने मेरे को देखते हुए अपना मुंह बना लिया। अब भाई मुंह बनाना क्या है? ये होता है ना, तो इसका बोलचाल की भाषा का जो भाई मेरे हम लोग लिखते हैं उसी को बोला जाता भाई बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। जैसे छोटे टूटे फूटे वाक्यों का प्रयोग, हाँ भाई ठीक है ना, इस प्रकार से भाई मेरे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और इसको जब लिखते हैं उसी को कहा जाता भाई मेरे बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। जैसे अगर देखोगे तो इसमें जो हमारे लोकल लैंग्वेज के शब्द हैं उनको उन शब्दों को बोलते हैं, जैसे का हो बाबू तू कैसे हवा हया, इस तरह का, यानी कहने का मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो आम भाषा जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ठीक है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ब्रज है, इस प्रकार की भाषाओं को भी जब भाई मेरे बोलचाल की जो भाषा उसको लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन, यानी जो हम बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अरे सुन तू कल क्यों नहीं आया था स्कूल, क्या है? ये तो बोला गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे भाई किसी ने बोला अरे सुन तू कल क्यों नहीं आया था स्कूल, अब इसको लिखेंगे कैसे? अरे सुन तू कल क्यों नहीं आया था स्कूल, उससे नाराज होकर के पूछा। मैंने बोलचाल की भाषा के लिप्यांकन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो भैया बोलते समय व्यक्ति का भाव क्या है। जैसे किसी ने भैया गुस्से में बोला क्या कर रहे हो, जैसे किसी ने व्यक्ति बोला क्या कर रहे हो, तो आदमी भैया उसको लिखेगा कि गुस्से में बोला गया कि क्या कर रहे हो, यानी कहने लिप्यांकन का मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति कोई भाषा बोल रहा है तो नाराजगी में बोल रहा है या भैया मेरे गुस्से में बोल रहा है या प्यार में बोल रहा है, समझ रहे हो? जैसे उन्होंने मेरे से पूछा तुम क्या करते हो, इसका मतलब क्या है कि वो मेरे से जानना चाहते थे कि मेरी हैसियत क्या है। अब समझ रहे हो? इस प्रकार से ना उन्होंने बड़े रौब से पूछा, रौब यानी गुस्से में, रौब से ऐसे बोला होगा ना, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा, लिखा हुआ। उन्होंने गुस्से में बोला या उन्होंने प्यार से बोला, ठीक है, या उन्होंने रौब से बोला, या उस व्यक्ति ने बड़े घमंड में पूछा तुम कौन हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति बोला तुम कौन हो, तुम नहीं जान, जैसे कोई व्यक्ति बोला भाई तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति घमंड में बोल रहा है। तो इसका मतलब बोलचाल की भाषा के लिप्यांकन का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलचाल की भाषा को लिखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली और उसको भैया मेरे मैं लिख रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि गुस्से में बोल रहा है, नाराजगी में बोल रहा है, प्यार में बोल रहा है, घमंड में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो यानी बोलचाल की भाषा को जो हम लिखते हैं तो इसी को कहा जाता है भाई मेरे बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे अगला चैप्टर देखते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला। ठीक है, ओके, देखेगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा भाई मेरे, आंगिक भाषा और संप्रेषण, यानी आंगिक भाषा क्या होती है। ठीक है, आंगिक भाषा वह भाषा है जो मानव के शरीर के अंगों के जरिए होती है। जैसे भाई मेरे अगर मैं इशारे करता हूं, ठीक है, जो हाव भाव होते हैं, यानी उसको आंगिक भाषा या आंगिक संप्रेषण बोला जाता है। जब हम ना तो बोल करके ना तो लिख करके अपनी बात को कहते हैं, जब हम लोग भाई मेरे इशारों में या हाव भाव के जरिए अपनी बात को कहते हैं तो उसी को आंगिक भाषा या आंगिक संप्रेषण कहा जाता है। यानी आंगिक भाषा क्या है, एक प्रकार से मौन रूप होता है। जैसे भाई मान लो कि कोई व्यक्ति अगर किसी को हाथ से ऐसे बुला रहा है, दूर है बुला रहा है, तो क्या है, ये आंगिक भाषा और भाई मेरे आंगिक संप्रेषण है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो भाई मेरे ट्रैफिक हवलदार होता है वह आंगिक भाषा का प्रयोग करता है। देखो ट्रैफिक हवलदार बताता ना, ऐसे हाथ करेगा तो इधर वाले सारे लोग रुक जाते हैं, और इधर ऐसे हाथ घुमाता है तो सारे लोग उस सब पूरा ट्रैफिक चलने लग जाता है। तो जो ट्रैफिक हवलदार है वो आंगिक भाषा क्या करता है, प्रयोग करता है। अब जैसे आंगिक भाषा क्या, जैसे भाई मान लो कि जैसे आप बैठे हैं और आपसे किसी ने पूछा खाना खा लिया, तो भाई आपने हाँ में सिर हिला दिया, क्या है, एक प्रकार की आंगिक भाषा है। यानी जो आंगिक संप्रेषण होता है इसमें ना तो बोल करके ना तो लिख करके अपनी बातों को कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे आंगिक भाषा क्या है, जैसे चेहरे के हाव भाव भैया क्या होती है, आंगिक भाषा। हाव भाव क्या है, आंगिक भाषा भैया क्या होती है, मेरे हाव भाव
कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है आंगिक भाषा और हाव भाव को लेकर के। हाव भाव क्या है? जैसे मान लो किसी को देख करके तुमने मुस्कुरा दिया, जैसे भाई अगर तुमने किसी को देखा और तुमने मुस्कुरा दिया तो क्या है? आंगिक भाषा है। अब जैसे मान लो कोई गुस्सा है, जैसे मान लो भाई तुम्हारे पापा आए घर पे और तुमने देखा और तुमको लगा कि पापा गुस्से में, कैसे पता चल गया? क्योंकि उनके चेहरे का जो हाव भाव है उसको देख करके आपको पता चल गया भाई कि ये क्या है, गुस्से में है। जैसे उदास, जैसे कई बार हम अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड को देख लेते भाई मेरे क्या है, उदास है। जैसे कोई व्यक्ति उदास है तो व्यक्ति बताता नहीं कि मैं उदास हूं या मैं नाराज हूं, उसके चेहरे का रंग रूप देख करके या चेहरे का हाव भाव देख करके हम लोगों को पता चल जाता कि ये व्यक्ति क्या है, उदास है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में है, क्या है? जैसे भाई मेरे गुस्सा, जैसे मान लो भाई मेरे कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान जो गुस्से में है तो आपको उसके चेहरे का हाव भाव देख करके पता चल जाएगा ये आदमी गुस्से में है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आदमी गुस्से में होता ना तो उसको भाई उसका पूरा चेहरा जो है लाल पड़ जाता है। वो देखा होगा ना, कोई गुस्से में इतना ज्यादा गुस्सा कर लेता है तो उसका जो शरीर है थोड़ा लाल हो जाता है। ठीक है, ऐसा कई बार देखा होगा। तो अगर आप देखो, जैसे अगर आपसे कोई गुस्से में तो आप उसके चेहरा देख करके पता चल जाएगा फलाने हमसे गुस्सा में है, ये पता चल जाए। यानी जैसे गुस्सा है, उदास है, नाराजगी है, इसको भाई मेरे हम लोगों के चेहरे के हाव भाव देख करके ही हमको पता चल जाता है। अब जैसे आंखों का संकेत, जैसे आंखें चुराना, पलक झपकाना, आंख मारना, एक शब्द आप सबने खूब सुना भैया, आंख मार दिया। आंख मारना क्या है? आंख मारना एक भैया क्या है, आंगिक संप्रेषण है या हाव भाव है। जैसे आपने किसी को आंख मार दी, जैसे कई बार जो चोर और होते हैं ना, एक दूसरे के इशारों में बात करता है। देखो आप देखा होगा जो चोर चोरी करता है ना, वो लोग ज्यादातर भैया इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आंगिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो जैसे चोर एक दूसरे के चोर को इशारा कर देगा, कुछ ऐसे हाथ के इशारा कर दिया, पता चला भैया रास्ता साफ है, जाकर के चोरी कर दिया। तो भैया अगर आप देखो, आंखों के संकेत करना भी एक प्रकार का हाव भाव होता है। अब जैसे आंखों का संकेत कैसे होता, सुनो। जैसे भाई मान लो कि आपके घर में मेहमान आ गए और आपका घर का बच्चा शरारत कर रहा है। भाई माँ बाप बच्चे को आंख दिखा देते, बच्चा डर जाता, शरारत करना बंद कर देता है। क्या है? माँ बाप ने बच्चे को आंख दिखाई, बच्चे को पता चल गया, माँ बाप कह रहे हैं कि जब मेहमान चले जाएंगे मैं तुमको बहुत मारूंगी, शैतानी मत करो। यानी आंख दिखाने से जब बच्चा माँ बाप की बातों को मान लेता है, उसके घर में मेहमान आए हैं और भाई मेहमान के सामने बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, आंख दिखा देते हैं, आंखें तिरछी करते हैं, तुरंत बच्चा शैतानी करना बंद कर देता है। आंख दिखाना क्या है? एक प्रकार से भैया क्या, चेहरे का हाव भाव है। जैसे शरीर की मुद्रा, जैसे खड़े होना, अगर कोई व्यक्ति भैया खड़ा हो रहा है, यह भी एक प्रकार का हाव भाव। देखो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से खड़े होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हाथ बांधे खड़ा है, कोई व्यक्ति जो है वो कह सकते हैं हाथ फैला करके खड़ा है। क्या है? ये भी एक प्रकार का हाव भाव है। जैसे भाई अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के अपना हाथ फैला दे, इसका मतलब क्या है? वो भैया तुमसे भीख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, इसका मतलब है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के, ठीक है, रोब से खड़ा है, देखा होगा ना, अगर कोई आदमी रोब से खड़ा है या कोई आदमी कैसा है, उससे भी हमें पता चल जाता ना भाई। यानी ये कह सकते हैं हाथ के इशारे करना, ये भी एक प्रकार का भाई मेरे हाव भाव होता है। क्या होता है? जैसे हाथ के इशारे करना, जैसे उंगली दिखाना, हाथ हिलाना। जैसे कई बार हम लोग भाई अगर किसी को नमस्ते करना है तो हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं। जैसे मान कोई आदमी हमसे बहुत दूर है और हमारी आवाज नहीं जाएगी तो हम लोग दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, उसको पता चल जाए भाई ये फलाना व्यक्ति हमसे नमस्ते कर रहा है। जैसे उंगली दिखाना, जैसे हम कई बार करते हैं उंगली दिखा देते भाई बेस्ट ऑफ लक, या भाई मामला क्लियर है, ठीक है, ओके। जैसे कई बार हम सिर्फ अंगूठा दिखा देते ना, तो क्या है? ओके है, काम ओके है, मामला ओके है, इसका मतलब ये होता है। जैसे हाथ हिलाना, जैसे कई बार हम किसी से टाटा नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखो भाई, अगर आपको किसी को बाय करना है या टाटा बोलना है तो हम ऐसे हाथ हिला करके करते हैं। जैसे भाई नमस्ते, नमस्कार या दुआ सलाम, जैसे सलाम किया जाता तो क्या हाथ से किया जाता है ना, उसी प्रकार से जब भाई मेरे हम लोग किसी को नमस्ते करते हैं तो हाथ जोड़ करके नमस्ते किया जाता। तो एक प्रकार का क्या है? ये हाव भाव है, आंगिक भाषा है, आंगिक संप्रेषण है, जिसमें व्यक्ति बोल नहीं रहा है, ना तो लिख रहा है, सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया करके अपने हाव भाव को व्यक्त कर रहा है, अपने शारीरिक जो इंप्रेशन है उनको दिखा रहा ना। अब जैसे खड़े होना, हाथ बांधना, ठीक है, व्यक्ति का आत्मविश्वास को बताता है। भाई अगर कोई व्यक्ति फुल कॉन्फिडेंस में है तो उसके खड़े होने का तरीका अलग होगा,
अगर कोई व्यक्ति भाई अगर किसी इंसान में आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो उसके खड़े होने का तरीका अलग होगा। तो आप खड़े होने के तरीके से भी अंदाजा लगा सकते कि भाई मेरे किस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है और किस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी आत्मविश्वास की किसमें कमी है। अगला स्पर्श करना, जैसे हाथ मिला, जब हम लोग भाई मेरे किसी से मिलते हैं हम तुरंत हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाना क्या है, एक प्रकार का नमस्ते नमस्कार कह लीजिए, हाथ मिलाते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना, जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, ये भी प्रकार का हाव भाव है, ठीक है। जैसे भाई मेरे कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो आदमी बोलेगा भैया बीमार हो का। जैसे अगर आप बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं तो आदमी पूछेगा लगता तबीयत खराब है या चोट वोट लग गई है, ऐसा पूछ लेता ना। तो अगर हम जब धीरे धीरे चलते हैं, इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का भैया मेरे क्या होता है, हाव भाव होता है। आंगिक भाषा क्या होती है, इसको सुनेगा। यानी आंगिक भाषा क्या है, यानी शरीर की जो भाषा, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, आंगिक भाषा बोलते हैं। जैसे मौन या प्रभावी संप्रेषण आंगिक भाषा है, बिना बोले बहुत कुछ कह जाना ही आंगिक भाषा है। जैसे भाई कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, बस उसने तुमको इशारे कर दिए, इससे तुमने उसकी बात को समझ लिया, ये क्या है, आंगिक भाषा है। जैसे भैया कोई गुस्सा, प्रेम, निराशा आदि को जो दिखाता है वो आंगिक भाषा होती है। आंगिक भाषा क्या, जैसे भाई कोई आदमी गुस्से में है, आपसे कोई व्यक्ति गुस्सा है तो आपके आंगिक भाषा से पता चलेगा ये आदमी हमसे गुस्सा है। कोई व्यक्ति नाराज है तो आपके उसके चेहरे के हाव भाव देख करके या आंगिक भाषा को देख करके पता चल जाएगा ये व्यक्ति हमसे क्या है, नाराज है। यानी आंगिक भाषा इसी को बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भैया गुस्सा है, कोई निराश है, इसे शरीर के हाव भाव से पता, आंगिक भाषा से पता चलता है, ठीक है। जैसे अलग अलग देशों में, संस्कृतियों में अलग अलग संकेत होते हैं। जैसे मुस्कुराना, जैसे कोई आदमी तुमको देख करके मुस्कुरा दे रहा है तो क्या है, एक प्रकार की आंगिक भाषा की वो व्यक्ति आपको जानता है, जो व्यक्ति आपको पहचानता है, ये आंगिक भाषा है। आंगिक भाषा क्या है, जैसे कई बार हम लोग भैया खड़े होते हैं तो खड़ा होना का तरीका भी क्या है, एक प्रकार की आंगिक भाषा है। एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग भाई देखा होगा जो बच्चों के चॉकलेट आते हैं, जो नमकीन या कुरकुरे आते हैं, उनके पैकेट पर देखो किस प्रकार से उसमें किसी जो व्यक्ति है, जैसे खट्टा है, मीठा है, इसका देखो शरीर का भाव भाव बता रहता ना, तो ये भी एक प्रकार की क्या भैया, आंगिक भाषा है। यानी कोई व्यक्ति हमसे नाराज है, हमको उस व्यक्ति का चेहरा देख करके पता चल जा रहा है, ये आंगिक भाषा है। कोई व्यक्ति उदास बैठा है तो हमको उसके चेहरा का देख करके पता चल जाता, चेहरा देख करके पता चल जा रहा है, तो क्या है, ये भाई मेरे आंगिक भाषा है। क्या है, इसको आंगिक भाषा बोलते भाई मेरे, यही आंगिक भाषा है और यही हाव भाव है। आंगिक भाषा पूछे या हाव भाव पूछे, आपको यही एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आंगिक भाषा को लेकर के या हाव भाव को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन 100% आ सकता है। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में यही लिख करके आना है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, संप्रेषण के विविध रूप। सबसे पहले हम संप्रेषण में भाई मेरे हम लोग बात करेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है, संवाद क्या होता है और सामाजिक आदान प्रदान क्या होता है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार क्या होता है भाई, इंटरव्यू। इंटरव्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, साक्षात्कार कहते हैं। जैसे नौकरियों के लिए इंटरव्यू होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर आपको कोई जॉब पानी, नौकरी लेना है, उसके लिए भी भाई मेरे इंटरव्यू लिया जाता है, वो भी एक प्रकार का साक्षात्कार है। जैसे मान लो आपको टीचर का इंटरव्यू, आप लोगों ने देखा टीचर का भी भाई मेरे इंटरव्यू होता है। किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को लेक्चरर प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार वह होता है जिसमें दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, वही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में क्या होता है, एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति भाई मेरे जवाब देता है, यही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में क्या होता है, एक प्रकार से औपचारिक संप्रेषण है। साक्षात्कार में कहता भैया किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर भाई मेरे इंटरव्यू होता है। जैसे IAS IPS का इंटरव्यू है, किसी पुलिस वाले का इंटरव्यू है या जज का इंटरव्यू है, इस प्रकार से भैया साक्षात्कार होते हैं। यानी साक्षात्कार की पहली विशेषता क्या है, इसमें औपचारिक संप्रेषण होता है, यानी इसमें किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर बातचीत की जाती है, किसी विषय पर सवाल जवाब होते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है, परस्पर संवाद होता है। साक्षात्कार में क्या होता है, एक व्यक्ति सवाल पूछता है, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है। भाई मेरे साक्षात्कार में यही होता है कि एक ने सवाल पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, इसी प्रकार से भाई मेरे साक्षात्कार चलता है। दूसरा क्या था,
कि साक्षात्कार में दो पक्ष शामिल होते हैं, एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है। देखा होगा ना कि आप लोगों ने इंटरव्यू खूब देखे होंगे, इंटरव्यू में क्या था, एक आदमी सवाल पूछता है, दूसरा आदमी जवाब देता है। यानी हर साक्षात्कार में दो पक्ष होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला और भैया मेरे एक इंटरव्यू देने वाला। साक्षात्कार में क्या होता है, गंभीर विषय पर साक्षात्कार होते हैं। देखो कोई भी जो इंटरव्यू होता है या जो साक्षात्कार होता है उसका कोई ना कोई भाई मेरे विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उसी पर भाई मेरे साक्षात्कार लिए जाते हैं। और साक्षात्कार हमेशा प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है, क्वेश्चन आंसर भाई मेरे साक्षात्कार में होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे साक्षात्कार देखे भी होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू देखे भी होंगे, जहां पर क्या होता है भाई क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार कह सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला यानी आदान प्रदान होता है, जिसमें एक पक्ष सवाल पूछता है और दूसरा पक्ष जवाब देता है। इसी को भाई मेरे साक्षात्कार बोलते हैं। साक्षात्कार में लगातार संप्रेषण होता है, बातचीत होती है। साक्षात्कार क्या होता है, परस्पर संवाद होता है, लगातार बातचीत होती है। साक्षात्कार में दो पक्ष शामिल होते हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। हर साक्षात्कार में अगर आप देखेंगे तो दो पक्ष शामिल होते भाई। एक तो भाई मेरे जो इंटरव्यू लेने आया है और दूसरा कौन होता है, जो इंटरव्यू देने आया है। ये दो लोग शामिल होते हैं। और हर साक्षात्कार क्या होता है भाई, प्रश्नोत्तर शैली में होता है, यानी क्वेश्चन आंसर साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन पूछता है, एक उसका जवाब देता है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन पूछेगा, एक उसका जवाब देगा। इस प्रकार से साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई मेरे जो साक्षात्कार होता है कितने प्रकार का जैसे भाई अगर आप देखो आईएएस आईपीएस का साक्षात्कार होता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आईएएस का साक्षात्कार होता है, आईपीएस का साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार से कोई व्यवसाय है, जैसे डॉक्टर लोगों का साक्षात्कार होता है, इंजीनियरों के भाई इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे टीचर है, जो टीचर लोग होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, इनका भी भाई मेरे साक्षात्कार होता है, इनका भी इंटरव्यू किया जाता है, इनका भी इंटरव्यू भाई मेरे लिया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार हर प्रकार का होता है भाई। अगर आप देखोगे विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार क्या होता है भाई मेरे, अगर आप देखोगे जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होते हैं, तो भाई मेरे पत्रकार जो होते हैं, रिपोर्टर जो होते हैं, आम जनता का भी साक्षात्कार लेते हैं ना भाई मेरे। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में हर समाचार चैनल जाकर के बिहार के आम जनता का इंटरव्यू ले रहा है ना, साक्षात्कार ले रहा है, जिसमें जान रहा कि भाई आम जनता क्या चाहती है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जब भाई मेरे शादी विवाह होता है, शादी विवाह में लड़का लड़की के पक्ष वाले एक दूसरे से बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं ना, तो ये भी भाई एक प्रकार का क्या है, साक्षात्कार होता ना। विवाह के संबंध में भाई मेरे साक्षात्कार होता। देखा ना कि लड़के का जो बाप है ना, वो लड़के से जो जिस लड़की की शादी, उससे बहुत सारा सवाल जवाब करता है, और लड़के की माँ जो जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करती है। इस प्रकार के भी अगर आप देखेंगे जो शादी विवाह होता है, वहां पर भी साक्षात्कार या इंटरव्यू हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला भाई मेरे संवाद क्या होता है। संवाद का मतलब था भाई मेरे बातचीत। जब हम दो पक्ष या दो गुट आपस में मिलकर के बातचीत करते हैं, उसी को संवाद बोला जाता है। संवाद भी संप्रेषण का ही एक चीज है। संवाद में संवाद क्या, दो देशों के बीच में संवाद होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो वैज्ञानिकों के बीच में संवाद होता है, और दो साहित्यकारों के बीच में भी संवाद होता है। भैया संवाद किसके बीच में होता है, दो देशों के बीच में संवाद होता है। जैसे भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और मान लो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगर ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कैसा संवाद है भाई, दो देशों का संवाद माना जाएगा। दो देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आपस में भाई मेरे क्या बातचीत करें, ये भी एक प्रकार का संवाद है। जैसे साहित्यकार, जैसे मुंशी प्रेमचंद है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये अगर आपस में बातचीत करें तो कैसा संवाद है, साहित्यकारों का संवाद है। उसी प्रकार से जो फिल्में होती, नाटक होता है, उसमें भी तो संवाद होता है, जिसको डायलॉग देखोगा फिल्मों में हीरो डायलॉग बोलता है ना, दूसरे डायलॉग को भैया संवाद बोलते हैं। देखो फिल्मों में जो हीरो होता है डायलॉग नहीं बोलता है, डायलॉग जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, संवाद ही तो होता है फिल्मों में, मूवी में। और ये जो टीवी सीरियल है उसमें भी तो संवाद ही होता है, जो उसमें हीरो हीरोइन
या उसमें जो कुछ भी बोल रहे हैं जैसे डायलॉग, वो भी एक प्रकार का संवाद है। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों के बीच में भी संवाद होता है, दो या दो से अधिक विद्वानों के बीच में भी अगर आप देखें भैया संवाद होगा, बातचीत जो होती है संवाद होता है। और खास तौर से दो व्यक्तियों के बीच में भी संवाद होता है, जैसे दो इंसान हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम उसको भी क्या कहते हैं भाई मेरे, संवाद ही कहते हैं। वह भी क्या है, एक प्रकार का संवाद है। जैसे दो देशों के बीच में शिखर वार्ता संवाद होता है, जैसे दो देशों के राष्ट्रपति या दो देशों के प्रधानमंत्री आपस में मिलजुल करके बातचीत करते तो यह भी एक प्रकार का संवाद है। उसी प्रकार से भाई मेरे साहित्य में जैसे प्रेमचंद साहित्यकार हैं, जैनेन्द्र कुमार साहित्यकार हैं, अगर ये लोग आपस में बातचीत करेंगे तो कैसा संवाद है, साहित्यकारों का संवाद है। उसी प्रकार से फिल्मों में भी संवाद होता है, जैसे फिल्मों में, नाटकों में, कहानियों में जो हीरो है या जो हीरोइन है वो जो डायलॉग बोलती है वह भी एक प्रकार का संवाद है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक आपस में बैठ करके जब किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, संवाद ही बोला जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है भाई, व्यक्तिगत स्तर का भी संवाद होता है। संवाद कैसे, जैसे पति पत्नी संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, प्रेमी प्रेमिका भाई मेरे आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, पिता पुत्र आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, पुत्र पुत्री आपस में बातचीत करते संवाद करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा भाई मेरे व्यक्तिगत स्तर का जो संवाद होता है हम लोग उसको कहते हैं संवाद होता है। अगला भैया सामाजिक आदान प्रदान क्या है। हमारे समाज में अगर आप देखो भाई, अगर तुम सुबह उठे, तुम सुबह जा रहे हो और अंकल जी मिल गए, तुमने उनको नमस्ते कर दिया, नमस्कार कर दिया। तुम किसी को सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग बोल रहे हो, क्या है, यही भाई मेरे हमारा सामाजिक आदान प्रदान होता है। क्या है, यही तो हमारा सामाजिक आदान प्रदान है, सामान्य शिष्टाचार है। जैसे आपसे कोई मिला, आपने उसको गुड इवनिंग किया, गुड नाइट किया, आपने उसका नमस्ते नमस्कार किया, सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से भाई मेरे जो हमारे त्योहार होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, उसमें भी भाई मेरे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो क्या है, सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से कला साहित्य में भी भाई मेरे सामाजिक आदान प्रदान होता है। जो एक कलाकार है दूसरे कलाकार को कुछ बता रहा है, एक संगीतकार है दूसरे संगीतकार को कुछ बता रहा, तो भाई मेरे सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से दो देशों के बीच में सामाजिक आदान प्रदान होता है। दो देशों के लोग एक दूसरे देश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से भाई मेरे अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आदान प्रदान होता है। एक देश दूसरे देश के साथ सामाजिक आदान प्रदान करता है या मेल जोल बढ़ाता है, यह भी सामाजिक आदान प्रदान है। इसी प्रकार का भाई मेरे व्यवसायिक सामाजिक आदान प्रदान, एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति के साथ अपना रिलेशन बना रहा है या एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति के साथ अपना संबंध बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, व्यवसायिक सामाजिक आदान प्रदान कहा जाता है। तो सामाजिक आदान प्रदान भी भाई मेरे इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप जो हम लोग सबको नमस्ते नमस्कार गुड इवनिंग गुड नाइट बोलते हैं, भैया सामाजिक आदान प्रदान है। जैसे आपका कोई आपसे कोई बड़ा है तो आपने उसके जाकर के पैर छू लिए, आपने उसको नमस्ते कर लिया, क्या है, एक प्रकार का सामान्य शिष्टाचार है, सामाजिक आदान प्रदान है। जैसे आपने भाई किसी की हेल्प कर दी, किसी की मदद कर दी, क्या है, एक प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान है। ठीक है, जैसे आपके पड़ोसी थे, उनके यहाँ पर कोई चीज नहीं थी, आपने जाकर के उनको दे दिया, क्या है, सामाजिक आदान प्रदान है। किसी दिन आपके यहाँ पर कोई चीज नहीं थी, उन्होंने आपको दे दिया, सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से जो भाई मेरे त्योहार होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, वहां पर भी तो लोग एक दूसरे को चीजें देते हैं। भैया कोई किसी के यहाँ पर मिठाई दे रहा है, कोई किसी के यहाँ पर जाकर के दूसरी मिठाई देता है। होली दिवाली में देखते नहीं भाई मेरे, बहुत सारा सामाजिक आदान प्रदान करते, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को खुशियां में शरीक होते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं, क्या, एक प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से भाई मेरे कला के क्षेत्र में क्या है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो कला के क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी सामाजिक आदान प्रदान होता रहता है। एक कलाकार दूसरे कलाकार को कुछ सिखा रहा, बता रहा है, सामाजिक आदान प्रदान है। उसी प्रकार से साहित्य में एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को कुछ देता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सामाजिक आदान प्रदान, ये भी होता है। ये भी क्या हमारा एक प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक देश दूसरे देश के साथ सामाजिक आदान प्रदान करता है, अपने संबंध बेहतर बनाता है। उसी प्रकार से भाई मेरे जो व्यवसायी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो भी सामाजिक आदान प्रदान करते हैं। एक व्यवसायी एक उद्योगपति के साथ अच्छा रिलेशन बनाता, अच्छा संबंध बनाता था, तो भाई मेरे क्या होता है, सामाजिक आदान प्रदान होता है।
और मुझे लगता है कि सामाजिक आदान प्रदान इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो मैं बता रहा हूं इसको एग्जाम में आपको 100% पूछे जा सकते हो, आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। क्या है? भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। अगर आप देखेंगे भाषा के विभिन्न रूप क्या है, जैसे भाषा, भाई ये तो मैंने आपको बता चुका हूं ना। जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछ ले भाषा के विभिन्न रूप बताइए, तो आप लोग भाई मेरे लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, आंगिक भाषा क्या होती है, तो मैंने आपको बता ही रखा है ना भाई मेरे ना, कि भाषा के विभिन्न रूप यानी भाषा कितने प्रकार की, जैसे लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, आंगिक भाषा होती है, ये तो मैंने आपको बताया ही। भाषा क्या है? संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। भाई भाषा के जरिए तो व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है, संप्रेषित करता है। व्यक्ति भाई भाषा के जरिए अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताता है। व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपने भावों को, विचारों को बताता है। व्यक्ति को भूख लगी है, व्यक्ति को प्यास लगी है, व्यक्ति को कहीं आना है, जाना है, ये किस माध्यम से हम लोग बताते भाई मेरे? भाषा के माध्यम से ही तो बताते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो व्यक्ति का ना तो विकास होता, ना तो व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने रख पाता है। तो भाषा जो है भाई मेरे संप्रेषण का क्या है? सबसे सशक्त माध्यम है। भाषा के जरिए ही व्यक्ति का विकास हुआ है, नहीं तो भाई व्यक्ति का डेवलपमेंट ही नहीं होता है। और भाषा से कह सकते कि हमारी सभ्यता का भी विकास हुआ है। आज जो मानव सभ्यता यहां तक पहुंच गई है, कैसे पहुंची? क्योंकि भाई मेरे भाषा से तो पहुंची है। भाषा से ही लोगों में सामाजिक आदान प्रदान होता है, भाषा से ही लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। भाषा ही होती है जिसके जरिए भाई हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, सुनते हैं। भाषा क्या? भाषा भाई मेरे मनोरंजन का भी साधन है। अगर आप देखोगे भाषा ही तो भाई मेरे मनोरंजन करती है हम लोगों का। अगर आप लोग देखेंगे कि भाषा जो है उसी के जरिए तो भाई मेरे हमारा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, सारी चीजें कौन करता है भाई मेरे? भाषा ही तो करती है। और भाषा भाई व्यापार हो, उद्योग हो, कला हो, हर जगह पर भाई मेरे क्या है? भाषा का तो प्रयोग होता ही होता है। हर जगह पर अगर आप देखेंगे भाई मेरे हमारी भाषा का उपयोग है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई भाषा का उपयोग क्या है, तो भाषा का उपयोग भाई मेरे सबसे पहले हम लोग बोलने में करते हैं। क्या है? भाषा का प्रयोग किस में होता है? बोलने में। दूसरा क्या है? अपनी बात को रखने के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई जैसे मुझे अपनी कोई बात रखनी है तो भाई उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करते हैं ना। भाषा का प्रयोग और कहां होता है? फिल्मों में भाई मेरे भाषा का प्रयोग होता है। फिल्में अगर आप देखो भाई फिल्मों में भाषा का प्रयोग होता है। दूसरा, हम लोग अपने विचारों को रखने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो भी भाषा का प्रयोग करती हैं अपनी खबरों को बताने में, खबरों को सुनाने में। देखा होगा ना कि भाई जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वह भी क्या करती हैं? भाषा का प्रयोग करती ना। उनको भाई मेरे कोई समाचार बताना है, कोई समाचार सुनाना है या कोई संदेश देना है तो क्या है? समाचार की पत्र पत्रिकाएं भी भाषा का उपयोग करती हैं। उसी प्रकार से कह सकते हो कि जो कलाकार है, जो हीरो है, वो भी भाषा का प्रयोग करता है। नेता, राजनीति में भी भाई मेरे भाषा का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से उद्योग धंधे हो, व्यापार हो, हर जगह पर अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर भाषा का उपयोग ना होता हो या भाषा का उपयोग ना किया जाता हो। समझ रहे हो? हर जगह पर A to Z जितनी जगह हैं सभी जगह पर आप लोग भाषा का उपयोग होते देखेंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां भाषा का उपयोग नहीं होता। भाई मेरे हर जगह होता है। A to Z मैंने बताया ना, भाषा का उपयोग कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर आप देखोगे भाई मेरे भाषा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? भाषा का व्यवहारिक पक्ष क्या है? भाषा क्या? भाषण भाई मेरे वक्ता होता है। कोई भी व्यक्ति, जब हम भाषा को बोलते हैं तो भाई मेरे वक्ता होता है। भाषा में सबसे ज्यादा जरूरी वक्ता। जैसे अभी मैं कौन हूं? अभी भाई मैं वक्ता हूं जो मैं भाषा बोल रहा हूं ना। और आप लोग कौन है? आप लोग भाई मेरे श्रोता हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। समझ रहे हो? यानी जो बोलता है उसको हम लोग बोलते भाई मेरे वक्ता। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? मैं वक्ता हूं। और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो भाई मेरे आप लोग क्या हो गए? श्रोता। भाषा में और कथन, भाषा में कोई जो वाक्य बोला जाता, सेंटेंस बोला जाता, जैसे मैंने बोला कि आम खट्टा है, जैसे मैंने बोला सुबह हो गई है, क्या है? यही कथन। हर भाषा में भाई मेरे कोई ना कोई क्या होता? कथन होता है। और भाषा का भाई मेरे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भाई बिना उद्देश्य के कोई भाषा बोली नहीं जाती है। हर भाषा का कोई ना कोई उद्देश्य है।
भाषा का उद्देश्य क्या? जैसे विचारों को प्रकट करना, एक दूसरे के विचारों को जानना। भाषा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य की समस्याओं का समाधान करना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, भाषा के साथ क्या करता है भाई? भाषा के जरिए ही संबंध स्थापित करना है। तो भाई मेरे क्या भाषा का उद्देश्य है? भाषा की स्थिति क्या है? भाषा की स्थिति कह सकते हैं एक प्रकार से स्थिर है। भाषा का प्रयोग जो है मनुष्य कई प्रकार से करता है। अगर आप देखेंगे हम लोग जो है ना, भाषा का जो यूज है या जो भाषा का प्रयोग है, हम लोग अलग अलग प्रकार से, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका प्रयोग भाई मेरे हम लोग करते रहते ना। अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग जो भाषा है उसका अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हम लोग लैंग्वेज का या भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा भैया समय समय के स्थान पर बदलती रहती है। क्या? भाषा समय के स्थान पर बदलती रहती है। अब कैसे भाई? सुबह है तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग, शाम है तो मैंने बोला गुड आफ्टरनून, या रात हो गई तो मैंने गुड, यानी समय के स्थान पर जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे भाषा में परिवर्तन आता है या भाषा में चेंज आता है। तो ये भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। भाषा में भैया वक्ता होता है जो भाषा को बोलता है, भाषा में एक श्रोता होता है जो हमारी बातों को सुनता है, भाषा में कोई ना कोई क्या होता है भाई मेरे? कथन होता है। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, यानी भाषा में क्या होता है जी? कथन होता, कोई ना कोई कथन होगा। अगला भाषा का क्या होता है भाई मेरे? उद्देश्य होता है। हर भाषा का कोई ना कोई क्या है? उद्देश्य है, एग्जाम्पल होता है भाई। भाषा की स्थिति होती, भाषा की स्थिति हो सकती, भाषा किस स्थिति में प्रयोग कर रहे हो। हम भाषा को भाई किसी जानने पहचानने वाले के साथ प्रयोग कर रहे हैं, या हो सकता है हम भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं उसके साथ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और भाषा जो है भाई मेरे समय के स्थान पर, समय के साथ भाषा में परिवर्तन आता है। अब जैसे एक ही भाषा है लेकिन समय के साथ हो सकता बदल सकती है। हो सकता है छोटा बच्चा, उसकी भाषा अलग है, लेकिन जैसे वो व्यक्ति बड़ा होगा तो उसकी भाषा बदल गई, भाषा में परिवर्तन आ गया। यानी समय के साथ कह सकते हैं कि भाषा जो है वह बदलती रहती है। तो मुझे लगता है कि भाई मेरे 5वें चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया, अगर कोई सवाल आया, तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही आप सबको एग्जाम में लिख करके आना है। भाषा कला के जो विभिन्न पक्ष हैं, जैसे भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या भाषा का व्यवहारिक पक्ष क्या है, या भाषा का उपयोग क्या है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो अच्छे से लिख करके आपको एग्जाम में आना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर से जरूर कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस चैप्टर को अगर कोई क्वेश्चन आया तो एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? संवाद कला के विभिन्न पक्ष। आखिर संवाद की संरचना क्या है, ठीक है। संवाद क्या था भाई मेरे? दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है, ठीक है, उसी को भाई मेरे हम लोग संवाद बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे दो आदमी फोन पर बातचीत कर रहे हैं तो संवाद है। दो देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बातचीत करते हैं तो संवाद होता है। या दो वैज्ञानिक आपस में किसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो भाई मेरे संवाद होता है, ठीक है। संवाद क्या है? संवाद भैया, संवाद की संरचना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो संवाद का प्रारंभ कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको संवाद करना है यानी बातचीत करनी है किसी से, कैसे शुरू करोगे? संवाद, जहां संवाद की भूमिका तैयार होती है, सबसे पहले चरित्रों की प्रस्तुति होती है, फिर उसकी जानकारी होती है, फिर संवाद की दिशा निर्धारित होती है। जैसे मान लो सबसे पहले जब हम संवाद शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले भाई हम जानकारियां देते हैं, तमाम तरह की भूमिका बनाते हैं कि हम किस विषय पर संवाद करेंगे। संवाद शुरू करते कैसे करते हैं? सबसे पहले संवाद की हम लोग भूमिका बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं भाई मेरे? भूमिका। सबसे पहले संवाद की भूमिका तैयार की जाती है, फिर संवाद में जो जो लोग हैं उनकी जानकारी दी जाती है, फिर संवाद कैसे होगा ये बताया जाता है, फिर क्या है, श्रोता और पाठक की रुचि को जगाने का प्रयास किया जाता है संवाद में, ताकि लोग संवाद को अच्छे से सुने। जैसे एक उदाहरण बताऊं, राम राम, अरे मोहन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। यहां संवाद की शुरुआत में एक प्रश्न के माध्यम से विषय को उठाया जा रहा है। यानी संवाद कैसे करते हैं? जैसे किसी ने अरे तुम इतने उदास क्यों हो, तो व्यक्ति अपनी उदासी का कारण बताएगा। यहां से संवाद की शुरुआत होती है। जैसे मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, किसी ने पूछा अरे कहां जा रहे हो, इसका मतलब है यहां से संवाद यानी जो संवाद है वो शुरू होता है।
यहीं से भाई मेरे हम लोगों का जो संवाद है स्टार्ट होता है। किसी को व्यक्ति को अगर संवाद करना है तो ऐसे ही संवाद करेगा। ये जो तुम कहां जा रहे हो इतने जल्दी जल्दी, तो आदमी बता भाई मैं जल्दी जल्दी कहां जा रहा हूं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाई, संवाद को स्टार्ट करते हैं। जैसे संवाद का मैंने एक उदाहरण बताया ना कि जैसे मोहन ने कहा अरे राम तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो। अब क्या यहां से संवाद शुरू होगा। अब भैया मोहन बताएगा कि मैं बस गुस्से में क्यों हूं। यहीं से क्या होता कि हमारा जो संवाद है, संवाद की शुरुआत होती है। जैसे किसी ने किसी से कोई सवाल पूछा, वहीं से संवाद की स्टार्टिंग है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आजकल कहां रहते हो तुम, यहां से क्या होती भाई मेरे संवाद की शुरुआत हुई। कोई भी संवाद जो है यानी कोई भी जो बातचीत है यानी कोई भी जो संवाद होता है, यहीं से उसका प्रारंभ है, यहीं से उसकी बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है। अब संवाद का मध्य क्या होता है, जब संवाद चलता है तो बीच में क्या आता है, यह संवाद का मुख्य भाग है जिसमें संवाद में विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है और संवाद में मतभेद हो सकते हैं। यह संवाद को गहराई देता है। यानी संवाद का जो मध्य भाग होता है वो संवाद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें संवाद चलता है और संवाद का आदान प्रदान होता है। जैसे यह चरित्र में अपने तर्क भावना जैसे संवाद के बीच में कहता है, बस यार नौकरी मिल रही है, रोज इंटरव्यू देता हूं पर हर बार निराशा ही मिलती है। संवाद चल रहा है, ये संवाद के बीच में आएगा। जैसे किसी ने बोला अरे मैं तो घर ही जा रहा था, अभी फोन आ गया, तो क्या है संवाद के बीच में ऐसा था। यानी संवाद का मध्य क्या था कि जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं या अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं, यही संवाद का क्या होता है भाई मेरे मध्य होता है। संवाद का अंत कैसे किया जाता है, संवाद का अंत, संवाद का जब निष्कर्ष निकाला जाता है वो संवाद का अंत है। जहां किसी समस्या का समाधान, समझौता या कोई निर्णय लिया जाता है, निष्कर्ष है, संवाद है। संवाद को संतोषजनक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे किसी ने बोला भैया संवाद कैसे खत्म करते, जैसे बोला चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें ऑफिस में एक नौकरी जरूर मिल जाएगी, चलो कोई बात नहीं तुम नई शुरुआत करो। जैसे आदमी किसी को उम्मीद बंधा दे, ढांढस बंधा दे। इस प्रकार से क्या था कि भाई मेरे हमारा जो संवाद होता है उसका अंत होता। कोई भी संवाद जो है या कोई भी जो बातचीत है इसी प्रकार से स्टार्ट होती है और इसी प्रकार से शुरू होती। भाई कोई भी जो संवाद है, संवाद की औपचारिकता क्या होती है जाए मेरे, जब हम किसी से संवाद करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको किसी से संवाद करना तो सबसे पहले अभिवादन करना, भैया नमस्ते नमस्कार किया जाता है। कोई भी अगर संवाद शुरू हो रहा तो सबसे पहले नमस्ते नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अभिवादन किया जाता है। यानी जैसे मान लो आप कहीं किसी सभा में बोलने के लिए गए हैं तो आप भैया संवाद शुरू करने से पहले उन सबको गुड इवनिंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो या कुछ भी नमस्ते नमस्कार बोलो, ये अभिवादन है। फिर जब संवाद शुरू करते तो अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूं। फिर अपना परिचय देते हैं, फिर लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों को अपने विचार बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन, कि भाई जिन लोगों ने सारा संवाद किया इसमें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग भाई मेरे क्या करते हैं, विदाई लेते हैं। तो संवाद की क्या औपचारिकता है, संवाद में ये सारी चीजें होनी चाहिए। संवाद शुरू करो तो सबसे पहले भैया नमस्ते नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग करो। फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, यानी परिचय भी देना चाहिए संवाद में। संवाद जब हम शुरू करें तो अपना इंट्रोडक्शन भी देना हमारे लिए क्या भाई मेरे अति आवश्यक है, अति जरूरी है कि जब हम संवाद शुरू करें या संवाद स्टार्ट करें तो हमें अपने बारे में क्या करना चाहिए भाई, परिचय कराना, यानी अपना इंट्रोडक्शन भी हम लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर संवाद में संबोधन, यानी संवाद जब करोगे तो भाई संबोधित करोगे ना उन लोगों को। फिर धन्यवाद दो, लास्ट में लोगों का धन्यवाद, भाई आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों ने हमारे बातें मानी और हाँ आपने हम लोगों से आपने बातें की, तो ये हम इस विषय पर तो धन्यवाद आप लोगों का। और फिर संवाद में लास्ट में हम लोग कहते हैं कि भाई चलिए अब हम लोग चलते हैं, तो क्या है यानी विदाई लेना। इस संवाद में कहते भाई मेरी औपचारिकता होती है। संवाद की जो प्रक्रिया उसमें सबसे पहले भाई विनम्र निवेदन किया जाता। संवाद को जब शुरू करो, जब आप किसी से संवाद या बातचीत करें तो उससे भैया निवेदन करो कि भाई हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे, चलिए करते हैं। फिर उसमें अनुमति भी ली जाती है, डिसीजन, भाई अनुमति, चलो हम बातचीत शुरू करते हैं, अनुमति लेना। सुझाव भी संवाद में दिया जाता है और कई बार संवाद में सुझाव देते हुए बात को काट करके होता है। और सभा की मर्यादा को भैया, अगर किसी मीटिंग में संवाद हो रहा है
तो वहां पर सभा की मर्यादा को भी ध्यान में रखना हमारे लिए भाई मेरे बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि अगर संवाद का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं ना संवाद वाला, यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। अगर छठे चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है, क्योंकि पिछली बार अभी दिसंबर में छठे चैप्टर से आया था, तो मुझे लग नहीं रहा संवाद से ऐसा था, लेकिन भाई मेरे कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा होगा कि ये नहीं आएगा, पिछली बार आया था, तो कई बार आ भी जाता है। और इस बार मैं देख रहा हूं कि जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो कई बार रिपीट भी हो जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो संवाद वाला भाई मेरे जरूर करके जाना। हो सकता है ये 10 नंबर में, या हो सकता है आपसे संवाद जो है 20 नंबर में एग्जाम में पूछ ले, तो इसको भी करके जाना जरूरी है। छठा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, संवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है।